बोर्ड दिख रहा है ना सबको? ठीक है। सो आज लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फोर टर्म्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गॉस थ्योरम। हाउ टू यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और ड्यू टू अ चार्ज सरफेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको पहले से मालूम है, इफ यू हैव अ पॉइंट चार्ज तो ये चारों तरफ क्या करेगा, लाइंस जनरेट करेगा, either it is a positive charge or negative charge. So at any point P which is at a separation R you can find the field. So field, electric field is what? Force per unit charge. ये यहाँ पे इसकी लाइंस जाएंगी. So on the basis of electrostatic force applied on that charge, अगर सपोज कर यहाँ पे मैं कैपिटल Q चार्ज रखता हूँ और यहाँ पे मैंने एक स्मॉल q चार्ज प्लेस किया, so इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे जो फील्ड एक्ट करेगा ड्यू टू दिस चार्ज, नॉट बिकॉज ऑफ दिस टेस्ट चार्ज। ये जो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज रखा है दैट इज जस्ट अ टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज की फील्ड नहीं हम निकाल रहे हैं, हम किसका फील्ड निकाल रहे हैं? कैपिटल Q का। यू आर फाइंडिंग द फील्ड ड्यू टू दिस कैपिटल Q। सो आइदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज, ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट फोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स, यू कैन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। अगर चार्ज का फील्ड ज्यादा है तो वो ज्यादा उसको रिपेल करेगा। सो फोर्स के बेसिस पे ही हम निकाल सकते हैं फील्ड स्ट्रेंथ। बट यू आर फाइंडिंग द फील्ड ऑफ कैपिटल Q, नॉट द स्मॉल q। जो स्मॉल q चार्ज हमने प्लेस किया उसका हम फील्ड नहीं निकाल रहे, यू आर फाइंडिंग द फील्ड ऑफ दिस कैपिटल Q। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? फोर्स अप्लाइड पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज जो मैंने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया, सो व्हाई इट इज यूनिट चार्ज? ऐसा क्यों बोलते हैं? यहाँ पे हमने एक नेग्लिजिबल चार्ज प्लेस किया है या एक स्मॉल मैग्नीट्यूड का चार्ज, so that it cannot create its own field। ऐसा नहीं यहाँ पे बड़ा सा चार्ज पुट कर दिया और वो अपना खुद का फील्ड क्रिएट करने लगा and the field of this capital Q is disturbed। क्लियर? तो ऐसा हम नहीं करेंगे, we have to place a small magnitude of the charge so that the field of this capital Q should not be disturbed। ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसका फील्ड, कैपिटल Q का फील्ड नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे एक स्मॉल चार्ज प्लेस करते हैं। जैसे हम कहीं पे भी जाते हैं ना, हमको फील्ड अगर मालूम करना है, so on the basis of force acting on any point charge you can find the field। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका अलग अलग चार्जेस के फील्ड्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, तो हम फोर्स के बेसिस पे ही निकाल सकते हैं। सब F क्या होगा? E is equal to F is what? K capital Q small q divided by R square whole divided by small q। क्लियर? K Q by R square divided by small q। That small q is cancel, that unit चार्ज जिस पे हम निकाल रहे थे वो कैंसिल हो जाता है। So electric field is what? K capital Q by R square which does not depend on the test charge at which you are finding the field। जिस पॉइंट पे हम फील्ड निकाल रहे हैं ये उस चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। सो E is equal to KQ by R square। तो ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ओनली यू कैन फाइंड द फील्ड। हम जो फील्ड फाइंड करते हैं वो चार्ज की स्ट्रेंथ, जो फोर्स उस पे अप्लाई करा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स यू कैन फाइंड द फील्ड। अब मैंने बताया था एक एग्जांपल कि अगर सपोज तुम कहीं पे भी जाते हो तो उस अलग अलग जगह का फील्ड क्या होता है? डिफरेंट होता है। तुम कहीं रेलवे स्टेशन पे जाते हो, वो भी गवर्नमेंट का फील्ड है। तुम अगर किसी बड़े, तुम सपोज BIRC जाना चाहते हो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो तुम ज्यादा फोर्स कहाँ पे फील करोगे? सपोज यहाँ पे ये हमारा रेलवे स्टेशन है, ठीक है, और यहाँ पे BIRC तुम गए, यहाँ पे गया कोई, तो ज्यादा फोर्स वो कहाँ पे फील करेगा? रेलवे स्टेशन पे ज्यादा फोर्स फील करेगा या ज्यादा फोर्स फील करेगा वो BIRC जाएगा? तो अगर वो BIRC जाता है बिकॉज उसका फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है, बिकॉज वो है तो दोनों गवर्नमेंट की जगह, लेकिन ये रेलवे स्टेशन उतना वैल्यूएबल नहीं जितना वैल्यूएबल BIRC। तो यहाँ पे क्या होगा? इस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, थोड़ा सा चेक करेगा, TT आएगा, बहुत ज्यादा झंझट नहीं होगा तुमको। पर यहाँ पे क्या होगा? तुम्हारी बहुत ज्यादा इंक्वायरी होगी, बहुत ज्यादा चेक होगा तुम्हारे ऊपर, देन ओनली। तो ज्यादा फील्ड किसका है? ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ओनली ना वी कैन डिसाइड। BIRC तुम जाते हो ऐसे तुमको एंट्री नहीं मिलेगा, रेलवे स्टेशन में तो बिना टिकट के भी तुम जा सकते हो, बिकॉज रेलवे स्टेशन का फील्ड उतना ज्यादा पावरफुल, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ वाला फील्ड नहीं होता जितना ज्यादा वो। अब तुम इसरो में जाओगे, तुमको इसरो के अंदर एंट्री करना है, तो ऐसी थोड़ी ना एंट्री मिल जाएगी। वहां पे हमारा जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो क्या है? बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसका फील्ड ज्यादा है। तुम कहीं प्राइवेट कॉलेज में तुम इंजीनियरिंग करने गए, ठीक है, और तुम JEE में जाते हो, क्लियर, और यहाँ पे मान लो ठाकुर कॉलेज में गए, तो ज्यादा फोर्स, ज्यादा रिपल्सिव फोर्स कहां पे लगेगा? यहाँ पे तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, यहाँ पे तो नेग्लिजिबल फोर्स है। यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या है? बहुत ज्यादा है। तुम एक एंट्रेंस एग्जाम देते हो, देन ओनली यू कैन गेट द एडमिशन ना। तो यहाँ पे फोर्स, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है JEE में, इसका मतलब उसका फील्ड ज्यादा है। यहाँ पे तो क्या है? कोई प्राइवेट कॉलेज है, तुम गए, तुमको ऐसे बुला बुला के एडमिशन दे देंगे। तो यहाँ पे फील्ड अगर निकालते हो तो क्या होगा? फोर्स अपॉन चार्ज, यही नेग्लिजिबल है, तो फील्ड भी क्या है?
नेग्लिजिबल ही है, तो तुमको डायरेक्ट एडमिशन दे दिया विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कॉलेज नहीं है। लेकिन जेई वाला क्या होता है, जेई का एग्जाम लेगा फिर तुमको एडमिशन देगा, मतलब वहां पे फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज्यादा है। तो हियर इफ यू आर फाइंडिंग द फील्ड, बिकॉज फोर्स बहुत ज्यादा है, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स ज्यादा है तो फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा। तो अगर तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव जगह पे जाते हो जिसका फील्ड बहुत ज्यादा है, तो वहां पे तुम हाई रिपल्सिव फोर्स फील करोगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपल्सिव फोर्स ओनली यू कैन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब हाँ, मैंने क्यों बोला कि हियर यू हैव टू प्लेस अ स्मॉल नेग्लिजिबल यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज यहाँ पे ऐसा चार्ज मत रख दो कि वो खुद का अपना फील्ड क्रिएट कर दे। सपोज यहाँ पे लाइंस ऐसे हैं एंड हियर यू आर प्लेसिंग 5q का चार्ज, तो इफ यू आर प्लेसिंग 5q का चार्ज ना, तो ये क्या करेगा, ये इन लाइंस को डिस्टर्ब करेगा, बिकॉज तब क्या होगा, ये लाइंस रिपेल होने लगेंगी ना दिस वे। सो इफ यू आर प्लेसिंग अ हाई मैग्नीट्यूड का चार्ज हियर, देन हम वो फोर्स को प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब मान लो यार बीआरसी में मोदी जी जाते हैं, तो क्या मोदी जी को भी ऐसा चेकिंग होगी क्या? नहीं, उनके ऊपर तो उतना फोर्स नहीं लगेगा ना। तो हम बोलेंगे अरे मोदी जी को तो ऐसे अलाउ कर दिया, तो बीआरसी का कोई फील्ड नहीं है, तो ऐसा नहीं बोल सकते ना, बिकॉज मोदी जी का खुद का फील्ड बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम जब किसी का भी फील्ड मेजर करते हैं तो यू हैव टू पुट अ स्मॉल नेग्लिजिबल चार्ज which cannot disturb the field of this capital Q, जिसका हम फील्ड निकाले उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे एक नॉर्मल बंदा जाना चाहता है तो वो उस पर हम चेक करेंगे। मोदी जी जाएंगे तो मोदी जी को तो दोनों जगह वेलकम होगा, तो तुम बोलोगे यार बीआरसी में मोदी जी गए थे, मोदी जी का डायरेक्ट वेलकम हो गया, बहुत ज्यादा चेकिंग नहीं हुई, इसका मतलब उसका फील्ड ज्यादा नहीं है। तो वहां पे इसी, क्योंकि मोदी जी का खुद का फील्ड क्या है, बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम किसी बड़े चार्ज को नहीं प्लेस करते। When you have to find the field of a capital Q, you have to put a small negligible charge here. एक negligible जो अपना खुद का बहुत ज्यादा फील्ड क्रिएट ना कर पाए। So E is equal to what? KQ by R square divided by Q. That Q does not depend on that small q because small q is cancelled. So we are getting that expression E is equal to KQ by R square, where K is what? 1 upon 4 pi epsilon naught. That charge is placed in by Q divided by Q into Q divided by R square. This is what the expression of the field. So that's the basic concept. Whenever you have to find, अब suppose अगर मान लो यहाँ पे मैं कोई चार्ज ही नहीं रखता, if you are not placing any charge here, मैंने वहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं रखा, तो क्या वहाँ पे कोई फील्ड नहीं होगा क्या? अगर मैं एक कैपिटल, you have to find the field of this capital Q, but you are not placing any charge here. यहाँ पे मैंने कोई चार्ज प्लेस नहीं किया, जीरो है, ठीक है। So that small q, अगर even if you are not placing small charge here, still you can find the field, because field है, जरूरी नहीं कि उसके सामने कोई पॉइंट चार्ज हो। If you have to find the field here, तो that small q is not required। अगर तुम नहीं भी प्लेस करते हो, हवे में कोई पॉइंट एज्यूम कर रहे हो, if you are taking a point in air, still you can find the field at that point। So when you have to find the field, you don't have to place a small charge। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि हमको यहाँ पे एक स्मॉल q चार्ज प्लेस ही करना पड़ेगा। Even if you are not placing any charge, still you can find the field, because field does not depend on that charge। E is equal to what? KQ by R square। क्लियर? तो फील्ड इस कैपिटल Q का है, स्मॉल q का नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूं, कोई एक स्टूडेंट मेरे सामने नहीं भी बैठेगा तो उससे मेरा कोई फील्ड डिस्टर्ब होगा क्या? या मान लो मैं क्लासरूम में नहीं हूं, मेरा जो फील्ड है, मेरा तो चलो मैं तो उतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मान लो ठीक है मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूं, वहां मैं फिजिक्स क्लास में नहीं हूं, फिजिक्स क्लास में तो हाँ ठीक है, तुम लोग को पढ़ा रहा हूं तो मैं कहां से बड़ा आदमी हूं? ठीक है, तो E is equal to what? KQ by R square। तो अगर मान लो, चलो मान लो अगर SC वर्मा साहब हैं, वो फिजिक्स क्लास में हैं, तो वहां पे क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनको बहुत ज्यादा वैल्यू देंगे, तो उनका फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा, वो स्टूडेंट फील्ड को फील कर रहे हैं। बट मान लो अगर वो क्लासरूम में नहीं हो, वो एक रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, तो भी तो उनका फिजिक्स का फील्ड उतना ही है ना। इवन देयर इज नो स्टूडेंट, यहाँ पे कोई स्टूडेंट ही नहीं है जो उनसे पढ़ रहा है उस टाइम पे, बट स्टिल उनका फील्ड क्या है ही उतना, उनका फिजिक्स का नॉलेज तो सेम है ना। तो जरूरी वो क्लासरूम में हो, या कोई डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, कोई सर्जन है, वो सर्जन अगर ऑपरेशन थिएटर में है तो जो पेशेंट है उसके लिए बहुत भगवान है, ठीक है। अगर मान लो वो रेलवे स्टेशन पे, तो क्या वो सर्जन नहीं रहेगा क्या? तभी भी तो वो सर्जन रहेगा ना। तो उसका फील्ड सामने वाले पेशेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पेशेंट होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी तो वो डॉक्टर ही है ना, उसका फील्ड डिस्टर्ब थोड़ी ना होने वाला है। तो इफ यू आर प्लेसिंग अ चार्ज हियर, सो फील्ड इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल Q। इवन इफ देयर इज नो चार्ज हियर, जो फोर्स को फील कर रहा है वो है ही नहीं, तो भी फील्ड होता है उसका। तो फील्ड एक पर्टिकुलर चार्ज की होती है, जिस टेस्ट चार्ज में हम निकालते हैं, दैट टेस्ट चार्ज इज नॉट रिक्वायर्ड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन दैट टेस्ट चार्ज। सो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इन गॉस थ्योरम अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम थोड़ा सा डिफरेंट है,
जैसे इफ यू कैन यूज अ कूलम्ब्स लॉ टू फाइंड द फील्ड बाय जस्ट इफ यू हैव अ पॉइंट चार्ज, सो अगर पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए निकाल सकते हैं, बट इफ देयर इज अ चार्ज सरफेस, एक पूरा मेटेलिक प्लेट चार्ज है या एक डिस्क चार्ज है या देयर इज अ चार्ज वायर, एक वायर पे पूरा चार्ज है एंड यू हैव टू फाइंड द फील्ड हियर, इट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे भी हम वो कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं E is equal to KQ by R square, you have to take a small part here DQ, उसका हम फील्ड निकाल लेंगे D, then you have to integrate everything, वो बड़ा सा एक प्रोसेस होगा, then you can find the result. But हम by using Gauss theorem also you can find the field due to a charge surface, हम easily एक charge surface का फील्ड निकाल सकते हैं by using Gauss theorem। यहाँ पे by using वो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट वो सभी जो हमने KQ by R square सीखा है, even you can use that concept also, but उसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन का प्रोसेस आएगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। गॉस थ्योरम से हम इजीली उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन फाइंड द फील्ड अराउंड द चार्ज सरफेस, नॉट जस्ट अ पॉइंट चार्ज। इफ इट इज अ पॉइंट चार्ज KQ by R square, if it is a charge surface then also you can find the field by using Gauss theorem, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो गॉस थ्योरम को यूज करके नेक्स्ट हम यही सीखेंगे कि हाउ टू यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड द फील्ड अराउंड अ चार्ज सरफेस और अराउंड अ पॉइंट चार्ज। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द फर्स्ट टर्म इन बिफोर गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स which is represented by phi. So electric flux means lines, how many lines are passing through a unit area। मान लो यहाँ पे एक यूनिट एरिया लिया, तो फ्लक्स इज नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दैट यूनिट एरिया। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइंस ज्यादा है, यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ और ज्यादा है, तो मोर एंड मोर नंबर ऑफ लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस। So here electric field strength is E1, here field strength is E2 and here field strength is E3. I have taken three different cases. In the first case, electric field strength is E1, E2 and E3. E2 is greater than E1 and E3 is greater than E2. So flux means what? Number of electric lines passing through unit area. एक unit area में कितनी magnetic lines, electric lines pass कर रही हैं। तो और यहाँ पे देख लो, अगर थर्ड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो more and more number of lines are passing through that area. So what we can say, phi 3, here flux is phi 3, here flux is phi 2 and here flux is phi 1। तो जहां पे फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है वहां पे फ्लक्स भी ज्यादा होगा, नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा पास करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट? नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितनी लाइंस पास कर रही हैं। तो फर्स्ट टर्म इट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड केस, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, वी आर नॉट चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बट यू आर चेंजिंग द एरिया। इन द फर्स्ट केस आई एम टेकिंग एरिया ऑफ अ small area, in the second case I am changed the area in the third case. So here I am not changing the strength of electric field. Electric field is uniform throughout all the cases, but area of the loop, yeah, area of the surface where you are finding the flux, where you have to find the flux, that area increases. In the first case area is suppose A1, in the second case area is A2, in the third case area is A3. So see, if when I am increasing the area, when I am increasing the area of the surface for which you have to find the flux, so when area increases flux also increases। यहाँ पे देखो एक ही लाइंस जा रही है, here more 3 or 4 lines are passing, here more than 4 lines are passing। तो यहाँ पे मैंने throughout the 3 cases मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नहीं चेंज किया, what I have changed the area of the surface। So in the third case phi 3 which is greater than phi 2 which is greater than phi 1। So the second thing on which flux depends, it depends on the area। If you are increasing the area of the loop, area of the surface where you have to find the flux, so when you are increasing the area of the flux, sorry, area of the surface, flux increases। So second, it depends on the area, and third it depends on the angle also, the angle between area and the field। अब यहाँ पे देखो जो इसका ये surface ऐसा है, तो electric lines and area both are in the same direction। ये मैंने जो ब्लू मार्कर है वो शो करा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को, और एरिया का डायरेक्शन वही होता है जिधर उसका फेस होता है। तो ये जो मैंने यहाँ पे एक सरफेस रखा हुआ है उसका फेस भी सेम डायरेक्शन में है। So both are in the same direction. So when both are in the same direction, angle between area and the field is 0 degree। Because यहाँ पे देखो both are in the same direction। ये जो red marker है, that face of the area is represented by red marker and direction of electric field is represented by blue marker। So both are in the same direction। When both are in the same direction, it means it is making 0 degree। तो यहाँ पे भी 0, एरिया का फेस के साथ एंगल सेम था, बट मैंने एरिया का मैग्नीट्यूड, एरिया की वैल्यू चेंज की। नेक्स्ट केस में एंगल चेंज करूंगा, इफ यू आर डिस्टर्बिंग द एंगल। अब देखो फिर अगेन आई एम गोइंग टू टेक 3 केसेस।
अभी मैं एरिया फील्ड स्ट्रेंथ नहीं चेंज करूंगा, एरिया का की वैल्यू नहीं चेंज करूंगा। आई एम टेकिंग द सेम एरिया। इन द फर्स्ट केस surface is like this, in the second case surface is making some angle, and in the third case surface is like this. Electric lines are in this direction. Now see the first case. In the first case electric field, this is what the direction of electric field, और area का direction मैंने बताया जिधर उसका face होता है, this is what the area of the face. Both are in the same direction. In the second case, this is what the direction of the field and its area is like this. So some angle is formed between electric field and area. And in the third case, electric lines are like this and area is in this direction. So here it is making 90 degree. So in which case, there are three cases, first, second and third. In which case flux is maximum? In the first case, because यहाँ पे देखो maximum number of lines जा रही pass कर रही. Here it is phi 1, here it is phi 2 and here it is phi 3. Phi 1 is greater than phi 2 is greater than phi 3. So when angle between area and the electric field is 90 degree, flux at that point या flux in that case is 0. So यहाँ पे देखो इस टाइप से है, इलेक्ट्रिक लाइन है, मैंने अपने हाथ को ऐसे रखा है, तो मेरे हाथ से कोई लाइन क्रॉस ही नहीं कर रही है, वो सारी की सारी लाइन बगल से पास करेंगे, पैरेलल जो एरिया का सरफेस है उसके पैरेलल ही लाइंस निकल जा रही हैं। जबकि फ्लक्स कब होता है, अगर वो लाइंस ऐसे क्रॉस करे उस एरिया को, तो इस केस में तो एक भी लाइंस क्रॉस ही नहीं कर रही एरिया को, बिकॉज एरिया इज perpendicular to the electric field. So when the angle between area and the electric field is 90 degree, flux is 0. That depends on the angle also. So overall flux depends on the three factors. It depends on the field, it depends on the area and it depends on the angle between area and the field. तो जो हमारा flux का formula है, electric flux phi is equal to dot product of E and the area of that segment. जो हमने एरिया लिया, तो it is E dot ds. Why I am taking dot product? Because flux is a scalar quantity. It is just the number of electric lines of forces. It is not a vector. So whenever you are taking dot product of two vectors, resultant is what? A scalar quantity. So here you have to take dot product. E dot ds is equal to what? Flux. Now if you are taking dot product of two vectors, so like P dot q is equal to what? PQ cos theta. So here what you can write? E magnitude of E ds cos theta. This is what the expression of electric flux. So electric flux is equal to E dot ds or E ds cos theta. अब ये तो हमारा हो गया electric flux, because this electric flux is used while explaining Gauss theorem. अब next हम डिस्कस करेंगे Gauss theorem. Gauss theorem इसका क्या यूज है? So flux is basically number of electric lines passing through unit area. It depends on three factors. First, it depends on the electric field strength. अगर electric field strength increase करते हो तो flux increase करता है. Second, it depends on the area. If you are increasing the area, electric flux increases. And third, it depends on the angle also. हम cos के अकॉर्डिंग देखेंगे. देखो यहाँ पे 90 डिग्री था, तो cos 90 is 0. That's why we are not getting any flux. No electric lines are crossing that area. So यहाँ पे flux 0 है, यहाँ पे हमको कुछ flux मिलेगा और यहाँ पे flux maximum है, because here angle is 0. So when angle is 0, cos 0 is 1. Cos की value is maximum. So here both are in the same direction. Here area is making some angle. अब area का डायरेक्शन कैसे देखोगे, जिधर उसका फेस होता है उधर ही उसका एरिया होता है, एरिया का डायरेक्शन होता है। तो एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कुछ एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज कर गया, बिकॉज यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम है. हियर इट इज मेकिंग 0 डिग्री. व्हेन इट इज मेकिंग 0 डिग्री cos 0 इज मैक्सिमम. यहाँ पे कुछ थीटा है तो cos की वैल्यू डिक्रीजेस, एंड हियर इट इज 90 डिग्री. व्हेन इट इज 90, cos 90 is 0. That's why we are not getting any flux. So flux depends on three factors: electric field strength, area, and the angle between electric field and area. Now the Gauss theorem. So what is the statement of Gauss theorem? According to Gauss theorem, how we can use Gauss theorem to find the electric field of a charge? अब suppose there is a point charge, तो ये क्या करेगा, चारों तरफ अपनी लाइन जनरेट करेगा. If it is a positive charge, it is going to generate lines, electric lines of forces. These are the electric lines. यहां पे मैंने एक छोटा सा एरिया लिया ds. So if I am taking a small segment, हम यहाँ पे थोड़ा सा हमको फ्लक्स मिलेगा, तो that flux is what? d phi. तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा that is d phi. So d phi is equal to electric field. This is what electric field dot ds, dot product of electric field and area of that small segment which you have taken. अगर मैं इसको पूरा इंटीग्रेट कर देता हूं, मतलब सारी की सारी लाइंस को मैंने कैप्चर कर लिया, ये मैंने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाया.
to find the total flux which is generated from this charge, to find the total number of electric lines which are generated by this charge. So d phi is equal to what? E dot ds, या वहां पे E dot ds cos थीटा, and phi is equal to what? Integration of E dot ds. This is the total flux. Total flux passing through this Gaussian surface. जो मैंने एक डॉटेड लाइन बनाया है, why we have to assume that Gaussian surface to cover the charge. हम उस चार्ज के अराउंड एक Gaussian surface assume करते हैं so that we can calculate the total flux which is generated from this charge. ये चार्ज से टोटल कितना फ्लक्स निकलता है उसको कैप्चर करने के लिए, उसको कवर करने के लिए we have to assume a imaginary Gaussian surface. ये हम इमेजिन करते हैं. ऐसा यहाँ पे कोई ऐसे मेटल की एक या कोई बड़ा सा सरफेस हमने सॉलिड सरफेस नहीं बनाया, इट इज जस्ट एन इमेजिनरी सरफेस. इमेजिनरी सरफेस हम इमेजिन कर रहे हैं इसको. हमने वहां पे एक सरफेस को इमेजिन किया जो पूरे लाइंस को काउंट कर ले रहा है. अब अगर मान लो मैं इस सरफेस का साइज बड़ा कर देता हूं, मैंने सरफेस यहां से छोटा सा सरफेस अज्यूम कर लिया, फिर भी वो सारी लाइंस को काउंट करेगा. तुम सरफेस को बड़ा कर दोगे, इन दैट केस आल्सो इट्स गोइंग टू कैप्चर द टोटल लाइंस. तो सरफेस का शेप कैसा है ये मैटर नहीं करता, हम फ्री होते हैं सरफेस को एज्यूम करने के लिए, सरफेस के शेप को एज्यूम करने के लिए. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इमेजिनरी सरफेस. यू आर फ्री टू एज्यूम दैट सरफेस अकॉर्डिंग टू यू. हमारा जैसा चार्ज होगा उसके अकॉर्डिंग हम सरफेस को एज्यूम करते हैं. ये इमेजिनरी है तो अपने को इमेजिन ही करना है, तो हम अपने हिसाब से इमेजिन कर सकते हैं. कुछ भी तुम इमेजिन कर सकते हो ना. तुम सब लोगों को, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो अभी तो एज्यूम करके चल रहे हो ना, इमेजिन कर रहे हो कि मैं बड़ा डॉक्टर बनूंगा. हड्डी सोच रहा होगा मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा, फिर मर्सिडीज से चलूंगा. तो ये क्या है, उसका अभी इमेजिनेशन है ना, रियलिटी तो नहीं है. तो इमेजिनेशन बाद में उसको प्रूव करना होगा ना, उसको क्वालिफाई करना होगा जेई के लिए, तब वो ऐसा काम कर सकता है. तो अभी तो इमेजिन करके चल रहा है, बाद में उस चीज को प्रूव करेगा. तो इमेजिन करना है तो कुछ भी इमेजिन कर सकता है ना. अभी वो सोच रहा हो, कुछ भी इमेजिन कर सकता है कि मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा, मर्सिडीज से चलूंगा, कटरीना कैफ से शादी करूंगा, कुछ भी इमेजिन करना सकता है. इमेजिन ही तो करना है, कुछ भी जो मर्जी वो इमेजिन करो. ठीक है. तो यहाँ पे हम अब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी इमेजिन कर लेंगे. अब वो कुछ भी है, कोई स्टूडेंट कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकता, उसको चार्ज के अकॉर्डिंग हम इमेजिन करते हैं. हाँ वही एलियन से नहीं शादी करेगा, क्योंकि तुमको छोड़ देगा, टेंशन मत लो. तो अब जैसा चार्ज, सपोज यू हैव अ पॉइंट चार्ज, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, तो वी हैव टू एज्यूम अ गॉसियन सरफेस व्हिच कैन कवर द टोटल लाइंस. तो मैंने एक ऐसा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना लिया. यू कैन इमेजिन ऑफ एनी शेप, ऐसा नहीं एनी रेडियस, इसका रेडियस कुछ भी छोटा बड़ा कुछ भी एज्यूम कर, कोई फर्क नहीं पड़ता. इट इज गोइंग टू कैप्चर द टोटल लाइंस. इफ देयर इज अ सरफेस चार्ज्ड सरफेस, एक मतलब चार्ज्ड वायर, यहाँ पे एक चार्ज्ड वायर. अब अगर मुझे इसको कवर करना है तो मैं उसके शेप का एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करता हूं. जैसे देखो, फॉर दिस पॉइंट चार्ज लाइंस ऐसे लाइंस जनरेट करेगा, तो मैंने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लिया, सारी लाइंस कवर हो गई. इफ देयर इज अ चार्ज्ड वायर, तो चार्ज्ड वायर कैसी लाइन जनरेट करेगा, इस टाइप से. सो टू कवर द लाइंस, टू कैप्चर द टोटल लाइंस, टोटल फ्लक्स को कवर करने के लिए हमने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस. तो वायर जैसा शेप था, वायर का शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल है. सो वी हैव assumed a cylindrical Gaussian surface so that total flux is covered. Total flux is covered. For a point charge, I have assumed a spherical Gaussian surface. So for a point charge, we are assuming a spherical Gaussian surface which can cover the total lines. For a charged wire, we are assuming a cylindrical Gaussian surface. अब suppose करो यहाँ पे एक चार्ज मेटल प्लेट है, that is a metallic plate. ये प्लेट है जो चार्ज है, तो इसकी लाइंस ऐसे जाएंगी इस टाइप से. अब इनको कवर करने के लिए नाउ यू हैव टू थिंक कि व्हाट टू एज्यूम, सिलेंडर एज्यूम करूं या स्फीयर एज्यूम करूं. हालांकि एज्यूम भी करना है तो कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, बट हम ऐसा सरफेस एज्यूम करते हैं जिसको हम इजीली सिंपलीफाई कर सके. तो या तो मैं इसको एक ऐसा हॉरिजॉन्टल सिलेंडर एज्यूम कर सकता हूं, दिस वे यू कैन एज्यूम अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर. सो यहां पे देखो, हियर आई हैव एज्यूम्ड अ cylindrical Gaussian surface. In cylindrical Gaussian surface, lines are passing through the curved surface. जो उसके अराउंड curved surface है, through that surface only lines are passing. पर यहाँ पे जो मैं एक cylindrical Gaussian surface assume कर रहा हूँ, इसका ये जो सर्कुलर पार्ट है, इसमें से लाइंस पास कर रही हैं, इधर से और इधर से. सो फ्लक्स में केवल ये दोनों इंक्लूडेड है, इसमें कोई फ्लक्स नहीं पास कर रहा है, इसमें भी कोई फ्लक्स नहीं पास कर रहा है. बट हियर इफ आई एम assuming a
cylindrical Gaussian surface then flux is passing through this, यहाँ से फ्लक्स जा रहा है, इसमें कोई फ्लक्स नहीं जा रहा है। तो जब हम गॉस से यूज करेंगे तो हम इस एरिया को नहीं इंक्लूड करेंगे बिकॉज यहाँ से कोई लाइन ही नहीं जा रही। इसमें क्या यू हैव टू टेक द टोटल एरिया बिकॉज सारी एरिया से हर एक जगह से फ्लक्स पास कर रहा है, लाइन इलेक्ट्रिक लाइंस आर पासिंग। बट इन दिस केस, इन केस ऑफ अ चार्ज्ड वायर, जो हमारा कर्व पार्ट है उस सिलेंडर का, थ्रू दैट कर्व पार्ट ओनली इलेक्ट्रिक लाइंस आर पासिंग, तो उनको हम इंक्लूड करेंगे, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इन दिस केस इफ यू आर टेकिंग अ मेटालिक प्लेट, तो मेटालिक प्लेट से लाइंस पैरेलल होती है, मतलब एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। तो हियर हम केवल इसका लेंगे, मतलब यहाँ पे और यहाँ से, सो दिस टू सेगमेंट्स इलेक्ट्रिक लाइंस आर पासिंग। ये जो कर्व पार्ट है इसका कोई यूज नहीं है, इस कर्व पार्ट का भी कोई यूज नहीं है। तो मैंने क्या बताया कि फर्स्ट यू हैव टू चूज अ स्मॉल सेगमेंट। तो यहाँ पे क्या करने का है, एक स्मॉल सेगमेंट ds एज्यूम करो, फिर आल्सो एज्यूम अ स्मॉल सेगमेंट ds, और यहाँ पे उस स्मॉल सेगमेंट हम यहाँ पे लेंगे। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ पूरा, तो you'll get 4 pi r square because the total sphere must be captured. Here if you are integrating this ds, only the curve part of that cylinder, so that is 2 pi r into whatever its length is. That's the surface area of a cylinder, 2 pi r h. And in this case, whatever is the area of the plate, only that area you have to consider here, because अगर इसका area a है तो उसी एरिया से यहाँ से लाइंस जा रही है, वहीं से यहाँ से, तो टोटल एरिया थ्रू विच लाइंस आर पासिंग, total area through which lines are passing is what? A at this side and A at this side. So 2A is the area of that Gaussian surface through which electric lines are passes, through which flux is electric flux is passing. But in this case, the total curve area, so curve area is what? 2 pi r into whatever its height is, length of that wire, to 2 pi r, and in this case the total area, that 4 pi r square. So we are free to assume a Gaussian surface of any shape, लेकिन ऐसा नहीं कि फॉर अ चार्ज्ड वायर यू कैन अज्यूम अ स्फेरिकल सरफेस, यू आर फ्री टू अज्यूम। तो यहाँ पे ऐसा स्फीयर अज्यूम कर लोगे तो उसको वेल इंटीग्रेटिंग वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। यहाँ पे मैंने फॉर अ पॉइंट चार्ज, जैसा उसका चार्ज का शेप था वैसा ही मैंने सरफेस अज्यूम किया। फॉर अ वायर यू कैन अज्यूम अ सिलेंडर, फॉर अ मेटालिक प्लेट यू कैन अज्यूम अ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। तो ये एरिया और ये एरिया। सो फर्स्ट why we are assuming this Gaussian surface, so that we can capture the total electric flux, the total electric lines which are passing through that Gaussian surface. हाँ, इस सिलेंडर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि उसका एरिया कितना लेते हो, तुम बड़ा एरिया ले लो या छोटा एरिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी इसका रेडियस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन अज्यूम स्फीयर ऑफ एनी रेडियस, एंड इन दिस केस आल्सो इसका कितना भी बड़ा लेंथ ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। So this is what first step to apply Gaussian, what you have to assume a Gaussian surface, assume a imaginary Gaussian surface which can cover the total lines, which can cover total electric flux. So you have to assume a Gaussian surface which can cover total electric flux. Now the statement of Gauss theorem, जो फ्लक्स किसी भी चार्ज से जो फ्लक्स निकलेगा, जो फ्लक्स जनरेट करेगा, it depends on the total charge which is enclosed within that Gaussian surface. If there is a charge q, और यहाँ पे हमने Gaussian surface assume किया है, so according to Gauss theorem, electric flux, the net electric flux generated through this Gaussian surface, इस Gaussian surface से जो total electric flux जा रहे हैं, that is equal to total charge enclosed within that Gaussian surface divided by epsilon naught. This is what the statement of Gauss theorem. The total flux passing through a Gaussian surface is equal to the total charge enclosed within that Gaussian surface. उस Gaussian surface के अंदर total charge कितना है? On the basis of that total charge which is enclosed within that Gaussian surface, हमको पूरी लाइंस मिलती है, हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है। अब अगर अंदर चार्ज है तो ही फ्लक्स मिलेगा, अंदर चार्ज नहीं तो नेट फ्लक्स क्या होगा? जीरो। इन द सेकंड केस, सपोज अगर यहाँ पे ये हमारा Gaussian surface है, there is a charge q1, q2 and q3 here. Now if you have to find the total flux for this Gaussian surface, so the total flux for this Gaussian surface depends on this q1 plus q2. It does not depend on q3. q3 पे वो डिपेंड नहीं करेगा because q3 is outside that spherical Gaussian surface. तो यहाँ पे जो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस Gaussian surface is what? q1 plus q2 divided by epsilon naught, whatever is the total charge covered in that Gaussian surface. In the third case, if suppose all the three charges are here, q1, q2 and minus q3,
2 पॉजिटिव चार्जेस आर देयर एंड 1 नेगेटिव। ये हमारा एक गॉसियन सरफेस है, इसको मैं डॉटेड लाइन से एक्सप्रेस कर रहा हूं। क्लियर? सो नाउ 3 चार्जेस आर देयर व्हिच आर इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस, q1, q2 and q3. Two positive charges are there and 1 negative charge is there. So now the total charge is what? The total flux passing through this Gaussian surface is q1 plus q2 minus q3 divided by epsilon naught. q1 plus q2 minus q3, जो भी टर्म उसका नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव मिलो, तो q1 plus q2 minus q3 divided by epsilon naught, उतनी लाइंस यहाँ से पास करेंगी इस Gaussian surface से. Suppose you are taking a Gaussian surface and inside that Gaussian surface a positive plus q and minus q है, तो क्या इस सरफेस से हमको कोई भी लाइंस मिलेंगी बाहर? बिकॉज इफ there is equal and opposite charges, तो all the lines which are generated by this positive are accepted by the negative charge. ये positive charge lines को generate कर रहा है and those lines are accepted by the negative charge. So if you are standing here, we are not getting any electric lines. हमको electric lines मिलेगी नहीं because we are not getting any flux which is passing through this Gaussian surface. सारी की सारी all the lines which are generated by this positive are accepted by the negative charge. तो वो गॉसियन सरफेस के अंदर ही पूरा का पूरा लाइन पॉजिटिव की सारी लाइंस को नेगेटिव एक्सेप्ट कर ले रहा है, यहाँ से कोई फ्लक्स पास ही नहीं कर रहा है, कोई लाइन बच नहीं रही जो बाहर जाएंगी, तो हमको फ्लक्स क्या मिलेगा? इफ यू आर कैलकुलेटिंग दैट फ्लक्स, तो फ्लक्स इज व्हाट? q minus q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज 0. तो यहाँ पे हमको कोई फ्लक्स नहीं मिल रहा है बिकॉज द नेट चार्ज enclosed within that Gaussian surface is 0 plus q and minus q. So result what we are getting? 0 charge. If there is no resultant charge, there is no net charge inside a Gaussian surface. अगर गॉसियन सरफेस के अंदर रिजल्ट 0 है, नेट चार्ज 0 है, तो हमको कोई फ्लक्स नहीं मिलता. वी आर नॉट गेटिंग एनी फ्लक्स इन दिस केस. ये समझो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है. इफ यू आर प्लेसिंग अ इलेक्ट्रिक डाइपोल विद इन अ गॉसियन सरफेस, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होगा कि सारी की सारी पॉजिटिव चार्ज की लाइंस को नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर लेगा. हमारे लिए हम बाहर है उस गॉसियन सरफेस के बाहर, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि हमको फ्लक्स मिलेगा, कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर आएंगे, तो यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं आएगा. हाँ, लेकिन अगर मैं इस चार्ज को बदल देता हूँ, चार्ज को मैं चेंज करता हूँ, सपोज उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो डाइपोल है उसमें एक 2q है, दूसरा -q है, if suppose inside that Gaussian surface 2 charges are there. हाँ, तुमको मैं बात टेंशन मत लो, वो जो है ना उसको मैं भेज दूंगा, तो उसको फिर नोट करें. So in this Gaussian surface, suppose there is 2q charge and -q. अब अंदर हमारा क्या है? 2q है और -q. तो this -q एक्सेप्ट, इससे में जो q की लाइन है उसको तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, बट एक q एक्स्ट्रा है ना, तो उसकी लाइन तो बाहर निकलेंगी, तो वी आर गेटिंग फ्लक्स. अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं तो हमको फ्लक्स मिल रहा है ना. कितना फ्लक्स मिल रहा है? केवल q का, बिकॉज इस 2q में से जो टोटल लाइंस जनरेट होंगी, सपोज ये 100 लाइंस जनरेट कर रहा है, तो 50 लाइंस तो अंदर ही एक्सेप्ट हो गया, नेगेटिव ने एक्सेप्ट कर लिया. हमको कितना? बिकॉज इसमें से 2q था, इसके पहले क्या हो रहा था कि +q की सारी लाइंस नेगेटिव -q एक्सेप्ट कर लिया था, बट इन दिस केस within that Gaussian surface +2q and -q, so half of the lines which are generated by this positive charge are accepted by the negative charge, but अभी भी half of the lines बच गई हैं जो बाहर निकलेंगी उस Gaussian surface से. So we are getting a flux. तो हमको जो फ्लक्स मिल रहा है वो कितने चार्ज के लिए मिल रहा है? 2 के लिए, 2q के लिए या q के लिए? जो हमारा फ्लक्स, जो हमको फ्लक्स यहाँ बाहर मिल रहा है, तो जस्ट गॉस थ्योरम अप्लाई कर. तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इट इज व्हाटएवर इज द टोटल चार्ज कवर्ड इन दैट Gaussian surface, 2q minus q divided by epsilon naught. What we are getting? Just q by epsilon naught. So we are getting lines of just a single positive charge q. In the same Gaussian surface, suppose अगर अंदर ऐसा है, within that Gaussian surface, यहाँ पे -2q है और +q है. These are the two charges, -2q and +q. Now in this case what will happen? इसके +q की जो लाइंस होंगी, इसको तो ये पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब सारी पॉजिटिव चार्ज की लाइंस तो यही एक्सेप्ट हो गई. ये क्या करेगा? इसको यहाँ पे चार्ज मैग्नीट्यूड कितना? -2q. इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द लाइंस. जो ये डेवलप करता है पॉजिटिव, उससे ज्यादा टेंडेंसी है उसके पास, तो ये और टेंडेंसी रखेगा यहाँ से लाइंस को एक्सेप्ट करने की. यहाँ पे फ्लक्स क्या आ रहा है? फ्लक्स फॉर दिस सरफेस इज इनवर्ड. यहाँ पे क्या था? आउटवर्ड डायरेक्शन में था, बिकॉज इसके अंदर नेट पॉजिटिव चार्ज है. यहाँ पे जो नेट चार्ज आ रहा है inside that Gaussian surface, that is negative because the total charge is what? +q and -2q. तो यहाँ पे लाइंस इनवर्ड आएगी. तो here if you are finding the flux is what? q minus 2q divided by epsilon naught, which is -q by epsilon naught. This negative flux indicates the lines are in inward direction.
for this Gaussian surface. ठीक है. So according to Gauss theorem, whatever is the total charge covered within that Gaussian surface, only that charge is responsible for the flux. अब सपोज अगर मैं ऐसा लेता हूं, यहाँ पे एक Q चार्ज है, ये चारों तरफ लाइन जनरेट कर रही है, and you are assuming a Gaussian surface here. यहाँ पे मैंने एक Gaussian surface assume कर लिया. तो इस Gaussian surface के अंदर कोई नेट चार्ज है ही नहीं. तो अगर मैं इसके लिए फ्लक्स निकालता हूं फॉर दिस Gaussian surface, because according to statement of Gauss theorem, the total flux, the net flux passing through a Gaussian surface is what? Total charge divided by epsilon naught. बट यहाँ पे तो अंदर चार्ज ही नहीं है, तो जीरो फ्लक्स आना चाहिए. अब कोई बंदा अगर यहाँ से ऑब्जर्व करता है तो उसको क्या लगेगा कि वी आर गेटिंग टू लाइंस, ना टू इलेक्ट्रिक लाइंस. इस बंदे के लिए टू इलेक्ट्रिक लाइंस आ रही हैं, तो हम उसको लगेगा कि वी आर गेटिंग सम फ्लक्स हियर फ्रॉम दिस साइड, हमको कुछ पॉजिटिव फ्लक्स मिल रहा है. तो देखो यहां से कुछ नेगेटिव फ्लक्स भी है. फॉर दिस Gaussian surface, at this side there is a negative flux and at this side there is a positive flux. So net flux यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस साइड पे क्या है -5 और उस साइड में +5 है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, सॉरी व्हिच इज -5 व्हिच इज नथिंग बट 0, बिकॉज़ अंदर चार्ज नहीं था. तो मैंने यहां से Gaussian surface बना लिया. तो फॉर दिस Gaussian surface इसके लिए फ्लक्स क्या है, 0, बिकॉज़ विद इन दैट Gaussian surface इनक्लोज्ड चार्ज, इसके अंदर इनक्लोज्ड चार्ज कितना है, कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है. तो अगर इस Gaussian surface के अंदर चार्ज नहीं है तो इसका नेट फ्लक्स 0 होगा. नेट फ्लक्स इज 0. दैट डजंट मीन कि हां अगर यहां पे छोटा सा एरिया ले लोगे तो उसके लिए फ्लक्स मिलने लगेगा. तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट गेट कंफ्यूज. उनको क्या लगता है कि ठीक है तो देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, ये लाइंस ऐसे जनरेट कर रहा है इस टाइप से, दिस वे. इफ यू आर अज्यूमिंग अ Gaussian surface हियर, यहां पे अगर आपने एक Gaussian surface अज्यूम किया और एक Gaussian surface यहां पे अज्यूम कर लिया, so for this Gaussian surface flux, इसके लिए फ्लक्स क्या होगा, the total enclosed charge that is q by epsilon naught, because इस फ्लक्स के लिए चारों तरफ लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में है. इस Gaussian surface में कोई नेगेटिव फ्लक्स है ही नहीं, इसके चारों साइड से फ्लक्स कैसा है, इन आउटवर्ड डायरेक्शन. so total पॉजिटिव फ्लक्स है हर जगह पे. but in this case at this side, at the right side lines are generated and but at the left side lines are accepted. तो ये लाइंस, ये Gaussian surface क्या कर रहा है कि एक साइड से नेगेटिव फ्लक्स को एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरे साइड में नेगेटिव फ्लक्स को, सॉरी पॉजिटिव फ्लक्स को जनरेट कर रहा है. तो हियर फ्लक्स इज पॉजिटिव एंड एट दिस साइड फ्लक्स इज नेगेटिव. दैट्स व्हाई नेट फ्लक्स फॉर दिस इज 0. तो इस Gaussian surface के लिए देखो कोई फ्लक्स नहीं है, बिकॉज ये कोई लाइन, कोई चार्ज इसके अंदर है ही नहीं. तो अगर कहीं हम एक छोटा सा सेगमेंट ले लेते हैं और हमको फ्लक्स मिल जाता है, दैट डजंट मीन कि अगर अंदर चार्ज नहीं है तो उसका हमको यहाँ पे फ्लक्स मिल रहा है. हमको फ्लक्स नहीं मिल रहा है बिकॉज नेट फ्लक्स, गॉस का जो स्टेटमेंट है दैट इज अबाउट नेट फ्लक्स, नॉट अबाउट द फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल सेगमेंट. यहाँ पे एक स्मॉल एरिया लोगे ना तो उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस तुमको मिलेंगी. सपोज इस चार्ज की लाइंस ऐसे जा रही हैं दिस वे, तो यहाँ पे अगर एक छोटा सा स्मॉल सेगमेंट ले लेते हो तो यू कैन गेट द फ्लक्स ना. यहाँ पे तो तुमको एक पॉजिटिव फ्लक्स मिल रहा है, लेकिन इफ यू आर फाइंडिंग द टोटल फ्लक्स, देन टोटल फ्लक्स फॉर दिस Gaussian surface is 0. So if you are calculating the total flux, that is 0 because there is no charge which is placed inside this Gaussian surface. इस Gaussian surface के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसलिए इसका नेट फ्लक्स क्या हो गया, 0. मतलब ये क्या कर रहा है फ्लक्स, ये जो Gaussian surface है ये एक साइड किससे नेगेटिव फ्लक्स को एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरे साइड में पॉजिटिव फ्लक्स को जनरेट कर रहा है. इसका खुद का नहीं है, ये जो Gaussian surface है इसका खुद का फ्लक्स नहीं है, बिकॉज एक साइड से वो एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरे साइड से जनरेट कर रहा है. मैं किसी स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन पूछता हूं, अगर वो उसको आंसर मालूम है तो खुद आंसर करेगा. और सपोज अगर आंसर नहीं मालूम है उसको किसी दूसरे दोस्त ने हेल्प किया, वो एक कान से सुन के दूसरे से मुझे बता दिया, आंसर कर दिया, तो क्या उसके अंदर वो कॉन्सेप्ट था, क्या उसके दिमाग में तो वो कॉन्सेप्ट नहीं था. वो एक साइड से आंसर को रिसीव करा, दूसरे ने मुझे आंसर डिलीवर कर दिया, तो उसके दिमाग में तो कुछ भी नहीं है ना. तो यहाँ पे वही हो रहा है कि एक साइड से ये इलेक्ट्रिक लाइंस को एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरे साइड में लाइंस को जनरेट कर रहा है, इसलिए इसका नेट फ्लक्स क्या रहा है, 0, बिकॉज इसके अंदर चार्ज ही नहीं है. क्लियर. बट यहाँ पे इफ यू आर अज्यूमिंग दैट Gaussian surface हियर, तो हमको मिल रहा है, तो टोटल फ्लक्स इज व्हाट, q by epsilon naught. एंड फ्लक्स का मैंने फॉर्मूला बताया है. फ्लक्स क्या होता है, E dot ds if you are taking a small area, और अगर टोटल चाहिए तो जस्ट इंटीग्रेट दिस. तो इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds is equal to q by epsilon naught. क्लियर यहां तक. अब नेक्स्ट हम
सपोज करो हमको, अब जैसे मैंने बताया कि हम फ्री है एज्यूम करने के लिए, कुछ भी एज्यूम करो, कैसा भी गॉसियन सरफेस एज्यूम करो। सपोज अपने पास यहाँ पे एक चार्ज Q है एंड यू आर एज्यूमिंग टू गॉसियन सरफेस। एक मैंने गॉसियन सरफेस यहाँ पे एज्यूम कर लिया, एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे एज्यूम कर लिया। फ्री है तो कहीं पे भी एज्यूम करो, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। पहला मैंने R डिस्टेंस पे एज्यूम किया और सेकंड वाला मैंने 2R पे। तो दोनों में फ्लक्स सेम होगा या डिफरेंट होगा? फॉर दिस द Gaussian surface which is passing through A, जो टोटल फ्लक्स होगा that is Q by epsilon naught. The flux for B also, B के लिए भी फ्लक्स क्या होगा? Flux which is passing through A is what? Q by epsilon naught. जो B के लिए फ्लक्स है वो भी कितना होगा? Q by epsilon naught. जो मैंने दो Gaussian surface assume किया है, so for both the Gaussian surfaces, the net charge enclosed within that Gaussian surface is Q only. So for this surface, total flux is Q by epsilon naught. For this surface also, total flux is what? Q by epsilon naught. Now, if you have to find the field at A and B, मुझे A पे फील्ड निकालना है तो A पे छोटा सा एरिया एज्यूम कर लो, स्मॉल सेगमेंट ds, here also small segment ds. तब यहाँ पे देखो फ्लक्स का मैंने फॉर्मूला क्या बताया? इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इनटू cos थीटा आएगा, बट cos थीटा मैं जीरो ले रहा हूं बिकॉज़ देख लो ना, कहीं पे भी जैसे लाइंस है वैसे उसका फेस है। जैसे ये लाइंस ऐसे जा रही हैं, these electric lines are generated like this. तो at each and every point that these lines are, जैसे ये सरफेस ऐसा है, इस टाइप से है सरफेस, तो लाइंस जिधर उसका एरिया का फेस है, यहाँ पे अगर जाते हो तो एरिया भी उसी डायरेक्शन में है और फील्ड भी सेम डायरेक्शन। यहाँ पे आते हो तो फिर से वही, ये अगर छोटा सा एरिया लोगे तो जिधर एरिया का फेस है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एट ईच एंड एवरी पॉइंट। इफ यू आर टेकिंग हियर, तो डायरेक्शन ऑफ एरिया एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सेम, सो बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। इट मींस एंगल बिटवीन एरिया एंड फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट, कहीं से भी लाइंस जा रही हर जगह। अब तो बोलोगे सर ये तो 90 बना रहा है, सबको लगेगा अरे सर सरफेस साहब 90 बना रहा है। सरफेस के साथ 90 बना रहा है, लेकिन उसका जो एरिया है, एरिया मैंने क्या बताया, एरिया का डायरेक्शन वही होता है जो उसके फेस का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन वही है जो फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो फेस और फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इट इज मेकिंग 0 डिग्री। इसलिए मैं यहाँ पे cos 0 नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट cos 0 is 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds is equal to Q by epsilon naught. Now E integration of ds is equal to Q by epsilon naught. Now integration of ds मैं इस छोटे वाले A पॉइंट के लिए निकाल रहा हूँ, तो इसका जो टोटल इंटीग्रेशन होगा दैट्स द टोटल एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो आई हैव अज्यूम एन स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ अ स्फीयर। एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे इट्स रेडियस इज r, तो क्या होगा? E इनटू सरफेस एरिया दैट इज 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो यू कैन गेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। If you are finding the field at B, तो B पे से भी जो B से गॉसियन सरफेस जा रहा है उसमें भी सेम फ्लक्स है, बट उस गॉसियन सरफेस का एरिया ज्यादा है। तो यहाँ पे फिर से वही सेम इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds is equal to Q by epsilon naught. Now E integration of ds is equal to Q by epsilon naught. Now this ds area of the second Gaussian surface, तो second Gaussian surface का रेडियस कितना है? 2r. So E into integration of ds, that's the total area of the Gaussian surface, that is 4 pi into 2r का square is equal to Q by epsilon naught. So what you will get? 4 into 4 16. तो E is equal to Q upon 16 pi epsilon naught r square, which is the electric field at B and this is what electric field at C. तो ज्यादा फील्ड कहाँ पे है? C पे है या B? सॉरी ये A है। ज्यादा फील्ड कहाँ पे है? A पे। तो जो मैंने गॉसियन सरफेस अज्यूम किया उसके लिए फ्लक्स तो सेम है, the surface which is passing through A and the surface which is passing through B. For both the surfaces, electric flux is same, but field is different because point A is closer to that charge and point B is away from the charge. तो B पे फील्ड कम है, A पे फील्ड ज्यादा है। Second case, suppose there is a cube, ये हमारा एक क्यूब है, and we are placing a point charge at the center of the cube, positive charge. तो ये क्यूब पॉइंट चार्ज क्या करेगा? चारों तरफ लाइन जनरेट करेगा उस क्यूब से। ये जो क्यूब के 6 फेसेस हैं उसमें से टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा? Q by epsilon naught, that is the total flux. The total flux passing through this cube, उस क्यूब के अंदर मैंने सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, तो ये चार्ज क्यू है, तो ये टोटल लाइन जनरेट करेगा, चारों तरफ से पॉजिटिव फ्लक्स ही है। ठीक है, यहाँ पे लाइन ऐसे जा रही फ्रॉम इन ऑल द डायरेक्शन लाइंस आर जनरेटेड, सो टोटल फ्लक्स इज व्हाट? Q by epsilon naught. If you are finding flux for this particular phase, उस 6 फेसेस में से एक पर्टिकुलर फेस के लिए अगर मुझे फ्लक्स निकालना है,
for this particular phase. Total flux through all the 6 phases is what? The total charge enclosed within that Gaussian surface. ये क्यूब को ही मैं Gaussian surface assume कर रहा हूँ. So इस Gaussian surface के अंदर जो total charge है that is Q. So total flux is passing through how many phases? 6 phases, because the charge is situated at the center. So total flux is what? Q by epsilon naught. Now if you are finding flux which is passing through one phase out of this 6 phases, I am just taking this shaded phase is what? Just one phase. तो 6 phases से Q by epsilon naught flux है, तो from one phase क्या होगा? 1/6 part, that is Q by 6 epsilon naught. Through all the phases, through 6 phases, the total number of lines, total flux generated through all the phases what? Q by epsilon. Through one phase it is just Q by 1/6 of that, 1/6 of the total flux, so that is Q by 6 epsilon naught. Now अब सपोज करो यहाँ पे क्या है? चार्ज, because this charge is situated inside this cube, तो टोटल फ्लक्स में वो Q आ गया. अब सपोज ऐसा है, अगर नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड, ये हमारा क्यूब है, there is a cube and that charge is situated outside the cube. अब ये जो चार्ज है ये outside the cube है, तो इसके लाइंस ऐसे जाएंगे इस टाइप से. When that charge is situated outside the cube, अब इस क्यूब के लिए फ्लक्स क्या होगा? इसके लिए जो नेट फ्लक्स होगा वो क्या होगा? 0 होगा, बिकॉज उस क्यूब के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है. तो अभी तुमको लगेगा कि सर इधर से फ्लक्स तो जा रहा है ना. अगर मैं यहाँ पे स्पेसेस देखता हूँ, if you are taking this phase you'll get a positive flux, for this phase also you'll get a positive flux, for this phase also you'll get a positive flux. तो तुमको लगा रहा है सर क्यूब से तो लाइंस निकल रही, फ्लक्स निकल रहा है, जबकि अंदर चार्ज है ही नहीं. तो इस फॉर दिस क्यूब एक साइड से देखो ये लाइंस का एक्सेप्ट भी तो कर रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स है और इधर जो लाइन निकल रहे हैं फ्लक्स क्या है? पॉजिटिव. तो फ्रॉम वन साइड फ्लक्स इज नेगेटिव, ऑन अदर साइड फ्लक्स इज पॉजिटिव. सो नेट फ्लक्स ऑफ दिस क्यूब इज व्हाट? 0. इस क्यूब का जो नेट फ्लक्स है, बिकॉज इसके अंदर चार्ज ही नहीं है, तो नेट फ्लक्स फॉर दिस क्यूब इज 0. हाँ, इफ यू आर कैलकुलेटिंग फ्लक्स फॉर अ पर्टिकुलर फेस, अगर यहाँ पे एक छोटा सा फेस ले लेते हो, एक पर्टिकुलर फेस लेते हो, तो उसमें फ्लक्स आएगा पॉजिटिव. इस साइड में लोगे तो नेगेटिव है, इस साइड में आएगा पॉजिटिव, लेकिन इसका टोटल फ्लक्स अभी भी 0 है, बिकॉज अंदर चार्ज ही नहीं सिचुएटेड है. नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज अ क्यूब इज लाइक दिस इज व्हाट द क्यूब, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे आ रही, कहीं बाहर से आ रही इलेक्ट्रिक लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे है फील्ड, कहीं से आया. तो फॉर द टोटल फ्लक्स फॉर दिस क्यूब, अब क्या हो जाएगा? टोटल हमको फ्लक्स मिलेगा या नहीं मिलेगा? द टोटल फ्लक्स फॉर दिस क्यूब इज अगेन 0, बिकॉज अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो दैट इज 0. अब मैं इसका फेसिंग नेम दे रहा हूं ए बी सी डी, ऐसा कर दो ए बी सी डी इज व्हाट ई एफ जी एच. सो देयर आर 6 फेसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस. तो ठीक है, अब ये 6 फेसेस में टोटल फ्लक्स क्या है? 0, बिकॉज अंदर कोई चार्ज नहीं है. नाउ इफ यू आर फाइंडिंग फ्लक्स फॉर दिस फेस CDHA, CDHA, तो CDHA से कोई फ्लक्स मिल रहा है? नहीं मिल रहा है. वी आर गेटिंग अ पॉजिटिव फ्लक्स हियर, बिकॉज थ्रू दिस फेस few positive lines are passing, few outward lines are passing. तो यहाँ पे क्या है? प्लस. अब ABEF में देखोगे फ्लक्स थ्रू ABEF, दैट इज नेगेटिव. तो देखो इस फेस में नेगेटिव फ्लक्स है और इस फेस में पॉजिटिव फ्लक्स. तो फॉर दिस फेस फ्लक्स इज नेगेटिव एंड फॉर दिस फेस फ्लक्स इज पॉजिटिव, और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बिकॉज देखो पैरेलल लाइंस हैं. तो व्हाटएवर इज द लाइंस, यहाँ पे जो इनपुट फ्लक्स नेगेटिव इनपुट फ्लक्स है, इधर से हमारा पॉजिटिव आउटपुट फ्लक्स, तो टोटल सम अभी भी क्या आ रहा है? 0, बिकॉज इस क्यूब ने लाइंस को जनरेट नहीं किया, ये एक साइड से लाइंस को एक्सेप्ट करके दूसरी साइड लाइंस को डिलीवर कर रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? द टोटल, बिकॉज इस क्यूब के अंदर चार्ज ही नहीं है, तो इस क्यूब का टोटल फ्लक्स 0 आ रहा है. हाँ, यू कैन गेट फ्लक्स फॉर अ पर्टिकुलर फेस, एक पर्टिकुलर फेस के लिए तुम फ्लक्स निकाल सकते हो. यू कैन फाइंड फ्लक्स फॉर दिस फेस, यू कैन फाइंड फ्लक्स फॉर दिस फेस. For this phase flux is negative, for this phase flux is positive, but the net flux of this cube is what? 0, because इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज नहीं है. So according to Gauss theorem, अगर ये क्यूब को मैं एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करता हूं, तो इसके अंदर चार्ज होगा तो ही नेट फ्लक्स आएगा. अगर अंदर चार्ज नहीं है, हो सकता है लाइंस कहीं से आ रही है, इधर से लाइंस आके उधर पास कर दे, तो इधर नेगेटिव फ्लक्स है, उधर फ्लक्स क्या है? पॉजिटिव, बट द नेट फ्लक्स ऑफ दिस क्यूब इज 0. क्लियर यहां तक? ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे और एग्जांपल्स.
सपोज अगर हमको न्यूमेरिकल वैल्यू में उसको कैलकुलेट करना है, so according to Gauss theorem, if you are assuming a Gaussian surface और उस Gaussian surface के अंदर चार्ज है, then only you will get the flux, then only you will get the net flux. अगर अंदर चार्ज नहीं है तो एक स्मॉल सेगमेंट के लिए तुमको फ्लक्स मिल भी सकता है, लेकिन टोटल फ्लक्स हमेशा जीरो रहता है. ओके, अब यहाँ पे देखो इन द फर्स्ट क्वेश्चन, इफ सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 10 I कैप, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 10 I कैप, इट मींस इलेक्ट्रिक लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसका मैग्नीट्यूड 10 है एंड इट इज अलोंग x एक्सिस, I कैप दिया है, देयर इज अ क्यूब, इसका एक ओरिजिन पे यहाँ पे ये ओरिजिन है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस. इसका नेमिंग मैं कर दे रहा हूँ A B C D E F G H. ABCD ये हमारे 6 फेसेस हैं. नाउ यू हैव टू फाइंड द फ्लक्स व्हिच इज पासिंग थ्रू ऑल द फेसेस. हर एक फेस पे फ्लक्स निकालना है और टोटल फ्लक्स निकालना है. तो आप देख लो क्यूब के अंदर कोई चार्ज है या नहीं है, ऐसा कुछ बताया नहीं है. चार्ज इज नॉट गिवन, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन इज गिवन एंड दिस क्यूब इज ऑफ साइड लेंथ. इसका जो साइड लेंथ है A की वैल्यू मैं ले रहा हूं 2 मीटर, मतलब इस क्यूब का जो साइड लेंथ है दैट इज A व्हिच इज ऑफ 2 मीटर. तो मैंने 2 मीटर लिया है. तो हमको बाय यूजिंग गॉस थ्योरम अपने को निकालना है यहाँ पे. तो वी कैन फाइंड फ्लक्स फॉर ईच एंड एवरी फेस. ये मान लो मेरा फर्स्ट फेस है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ. दिस इज द सेकंड, जो x एक्सिस वाले हैं. ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस में है? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अलोंग x एक्सिस, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसी हैं, y पे कोई फील्ड ही नहीं है. इलेक्ट्रिक लाइंस आर कंप्लीटली अलोंग x एक्सिस दिस वे. तो फॉर दिस फेस, फॉर DCHG, अगर मैं फ्लक्स निकालता हूं DCHG के लिए, फॉर दिस फेस यू विल गेट अ पॉजिटिव फ्लक्स बिकॉज़ यहां से लाइन जनरेट कर रहा है. अब यहां पे देखो एरिया का डायरेक्शन, जिधर उसका फेस है, एरिया और फील्ड सेम डायरेक्शन में है, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. फॉर दिस फेस, ये हमारा ऊपर वाला जो DCAB, इसका एरिया इधर है लेकिन फील्ड ऐसा है. सो फॉर दिस फेस एरिया एंड फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर, तो यहां से कोई फ्लक्स ही नहीं जा रहा है. फॉर दिस फेस आल्सो, अब इसका देखो मुंह नीचे की तरफ है, तो इसका एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? डाउनवर्ड, बट फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. फॉर दिस फेस, अब देखो इसका एरिया, बिकॉज़ इसका फेस बैकवर्ड है, तो इसका एरिया इधर है लेकिन फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन. So for this face, area and field both are in the same direction. That's why angle is 0. For this face, electric lines are along positive x-axis, but area is towards negative x-axis. So here angle is what 180 degree. That's why cos 180 is negative minus 1. So we are getting negative flux for this face and positive flux for this face. अब यहाँ पे निकाल लो. For this first face, flux is what? Electric field into area. Electric field हमारा कितना है? 10 and area का value 2 का square. So that is 40. If you are finding for AB, flux for ABFE. So for this case, area and field both are in opposite direction. तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव बट एरिया नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा? -4. तो टोटल -40. यहाँ पे +40 का फ्लक्स है, यहाँ पे -40 का फ्लक्स है. नेट और इन सब के लिए तो फ्लक्स है ही नहीं. If you are taking flux for DCAB, you will get 0. If you are finding flux for EGHF, again you will get 0. For other faces, for other 4 faces, flux is 0. So if you are finding net flux, तो net flux क्या होगा? 40 minus 40 which is 0. Net flux 0 आ रहा है. You can apply Gauss theorem. Phi is equal to क्या होता है? Q by epsilon naught. It means Q is equal to epsilon naught into phi which is 0 because flux ही नहीं मिल रहा है. इस क्यूब से net flux क्या है हमारा? 0. हमको एक पर्टिकुलर फेस के लिए, we are getting flux for this face and for this face. For this face flux is positive, for this face flux is negative. But the net flux, because these lines are parallel, तो जितनी lines accept किया उतनी lines generate कर दिया. तो for this face flux is +40, for this face flux is -40. Net flux of this cube is what? 0. Net flux 0 क्या इंडिकेट कर रहा है? कि इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज सिचुएटेड नहीं है. So the total charge situated inside this cube is 0. सेकेंड क्वेश्चन में मैं इलेक्ट्रिक लाइंस को सपोज अदर डायरेक्शन में भी है. सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया है 2i कैप प्लस 10j कैप प्लस 5k कैप लाइक दैट. मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस आर अलोंग x axis, along y axis and along z axis. In all possible direction electric field is there. And that cube का साइड लेंथ is 2 मीटर. फिर से अपना ये देख लो क्यूब है. Again we have to find the flux.
This is what the origin. This is x axis, this is y axis, and this is z axis. Now again you can find flux for all the faces. अब ये मेरा फर्स्ट फेस है, ये मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हमारा फोर्थ, और इधर ये दो फेसेस ऐसे ना, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, तो जो बोथ साइड में है उसको मैं फिफ्थ ले रहा हूँ, जो बाहर की तरफ है उसको सिक्स। तो फर्स्ट और थर्ड फेस एक्स एक्सिस के हैं, सेकेंड और फोर्थ वाई के हैं, और फिफ्थ और सिक्स जेड के। अब यहाँ पे देख लो, इलेक्ट्रिक लाइंस आर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। फॉर दिस फेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 2 because it is along x-axis, और एरिया कितना होगा 4 and both are in the same direction. For this face इलेक्ट्रिक लाइंस तो वही है 2 ही है, लेकिन एरिया इसका पीछे की तरफ चला गया है, because for this face इसका मुंह किधर की तरफ है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो for this face angle between electric field and area is about 180 degree, and for this face angle between electric field and area is 0 for this face। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सी लाइंस है, x वाली लाइंस को हम नहीं कंसीडर करेंगे, because x लाइंस तो पैरेलल ऐसे क्रॉस करेंगे, y की जो लाइंस हैं वो फ्लक्स because of the field along y axis यहाँ पे फ्लक्स जनरेट करेगा। तो यहाँ पे फील्ड कितना है 10 and area is both are in the same direction, area is 4 for this face। अब इसका देखो एरिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एरिया 4 है, लेकिन फील्ड तो ऊपर ही रहेगा ना, बिकॉज़ फील्ड तो पॉजिटिव z एक्सिस में, पॉजिटिव y एक्सिस में है, तो फील्ड इज स्टिल 10। तो यहाँ पे देखो, for this phase, for second phase flux is positive, but for the fourth phase flux is negative, because here again area and field both are in opposite direction। In the similar way we can find for fifth and sixth। तो देखो फर्स्ट के लिए मैं निकाल रहा हूँ, the flux for the first phase तो क्या हो जाएगा 2 into 4 that is 8। for the third मैं x के दोनों निकालो, x थर्ड के लिए क्या होगा नेगेटिव, इसका एरिया नेगेटिव x एक्सिस में, तो 2 into -4 तो कितना हो गया -8। तो टोटल फ्लक्स अलोंग x एक्सिस इज 0। अब y पे देखो, सेकंड वाले पे that second phase जो इलेक्ट्रिक लाइंस y एक्सिस पे है, तो 4 and 10 both are in the area and electric line both are in the same direction, तो 10 into 4 that is 40। फोर्थ के लिए देखो, यहाँ पे एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो 10 तो अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी पॉजिटिव, लेकिन एरिया नेगेटिव हो गया, तो -40। तो टोटल फ्लक्स अलोंग y भी 0 आ रहा है अपना। नाउ इफ आई फाइंडिंग अबाउट z 5 पे और 6 पे, तो 5 पे हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस अलोंग z एक्सिस कितना है 5 into 4 that is 20, और दूसरे पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहेगा, बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फेस के अकॉर्डिंग नहीं होगा, वो तो अपना जो इलेक्ट्रिक एक्सप्रेशन दिया है। क्लियर? सो फॉर दिस 10 into -4 sorry 5 along z axis electric lines is what 5, तो 5 into -4 तो you get -20। तो देखो z पे भी क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है, तो नेट फ्लक्स इज व्हाट 0। सो द टोटल फ्लक्स x पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव था 0 हो रहा है, y पे भी 0 हो रहा है, z पे भी क्या हो रहा है 0 आ रहा है, तो टोटल फ्लक्स अलोंग x एक्सिस इज 0, टोटल फ्लक्स अलोंग y एक्सिस इज 0, एंड टोटल फ्लक्स अलोंग z एक्सिस इज 0। इसका मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है कि q के अंदर कोई चार्ज है या नहीं है। इफ यू आर गेटिंग नेट फ्लक्स 0, अगर सारे फ्लक्स को ऐड करो, फॉर दिस फ्लक्स इज पॉजिटिव, फॉर दिस नेगेटिव, फॉर दिस पॉजिटिव, फॉर दिस नेगेटिव, फॉर फिफ्थ फेज पॉजिटिव, फॉर सिक्स्थ फेज नेगेटिव। यहाँ पे 6 के लिए पॉजिटिव आ जाएगा, बिकॉज ये इसका आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे +4 करो, इधर -4 कर दो, -20 एंड +20। सो नेट फ्लक्स फॉर फिफ्थ एंड सिक्स्थ फॉर z एक्सिस अगेन इट इज 0। So the total flux for this cube, the net flux for this cube is 0। तो इसका अंदर कोई चार्ज है या नहीं है क्यूब के। अगर इस क्यूब का टोटल फ्लक्स 0 है तो अंदर कोई चार्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा। अडी तुम बोलो, अंदर चार्ज मिलेगा या नहीं मिलेगा। हेलो, अरे मेरी आवाज जा रही, तुम लोग को सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है सुनाई। इसके अंदर बिकॉज वी आर गेटिंग 0 फ्लक्स फॉर ऑल द 6 फेसेस, तो अगर फ्लक्स ही 0 हो गया तो अंदर चार्ज क्या होगा 0, तो इस क्यूब के अंदर कोई चार्ज नहीं। तो ये याद रखना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग x y z वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो फॉर अ कांस्टेंट फील्ड नेट फ्लक्स इज व्हाट, जीरो, because along x axis electric lines are constant, along y axis electric lines are constant and along z axis also electric lines are constant. तो इस क्यूब के अंदर जो नेट फ्लक्स, बिकॉज क्यूब के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, ये जो फील्ड क्या इंडिकेट कर रहा है कि लाइंस कहीं और से आ रही हैं और इस क्यूब के थ्रू पास कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स फॉर ऑल द फेसेस एंड द नेट फ्लक्स फॉर दिस क्यूब इज जीरो. वी आर गेटिंग जीरो फ्लक्स, इसका मतलब अंदर कोई चार्ज है ही नहीं. अब नेक्स्ट एग्जांपल में अगर मैं इसको वेरिएबल लेता हूं, ये सपोज करो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म, यहां पे तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब x क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस अलोंग x एक्सिस क्या है 2, मतलब इधर से जो इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है अलोंग x एक्सिस इधर भी सेम है, तो जितनी लाइन सेंटर की उतनी लाइन बाहर निकल गई. यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस 10 था, तो फॉर दिस फेस आल्सो इट इज 10, फॉर दिस फेस आल्सो. हेलो हेलो ओके. सो अब नेक्स्ट मैं एक ऐसा एग्जांपल डिस्कस करूंगा इन व्हिच वी कैन टेक द वेरिएबल फील्ड, बट बिकॉज़ यहां पे फील्ड कांस्टेंट था अलोंग x एक्सिस अलोंग y अलोंग z, व्हाटएवर इट्स फील्ड का स्ट्रेंथ इज, इट इज कांस्टेंट फॉर दिस फेस फॉर दिस फेस, इसलिए यहां पे नेगेटिव यहां पे पॉजिटिव, फॉर दिस फेस नेगेटिव एंड पॉजिटिव फॉर ऑल द फेसेस, तो वी आर गेटिंग जीरो फ्लक्स. अब नेक्स्ट में अगर सपोज इफ यू आर टेकिंग अ वेरिएबल फील्ड, नेक्स्ट केस में इन द थर्ड केस इफ सपोज इलेक्ट्रिक लाइंस व्हिच इज x स्क्वायर i कैप प्लस 2yj cap plus 3zk cap and its side length is 3 meter. The side length of that cube is 3 meter. Electric lines are variable. Along x axis it is variable because x square है, जैसे x की वैल्यू इंक्रीज करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा. Along y axis also it is variable because that is 2yj. तो y की वैल्यू, when value of y increases, field along that axis increases and the electric field along z axis what 3zk. So electric field is variable along x axis, along y axis and along z axis. When electric field is variable, तो हमारा जो फर्स्ट फेज में फ्लक्स होगा वो सेकंड फेज में फ्लक्स मैच नहीं करेगा बिकॉज़ फील्ड स्ट्रेंथ डिस्टर्ब हो जा रहा है. इन द प्रीवियस केस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था, तो जो नेगेटिव साइड में फ्लक्स था उतना ही पॉजिटिव साइड में फ्लक्स था, बट इन दिस केस बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, तो वी विल गेटिंग डिफरेंट फ्लक्स फॉर द टू फेसेस. अब यहां पे देख लो, ये हमारा क्यूब है, ठीक है, दिस द ओरिजिन, दिस द x एक्सिस, हियर इट इज द y एक्सिस एंड z एक्सिस. फिर से मैं यहां पे फेसेस, इन दिस केस इसका साइड लेंथ कितना है 3, मतलब ये 3 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 3, 0, 0, मतलब ये जो फेस है फॉर द फर्स्ट फेज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 6 फेसेस आर देयर फॉर द फर्स्ट फेज. अब इस फेज के लिए देखो, फॉर दिस फेज इलेक्ट्रिक फील्ड विच आर अलोंग x एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है x स्क्वायर, मतलब x के अकॉर्डिंग फील्ड स्ट्रेंथ चेंज होगा. तो फॉर दिस फेज x की वैल्यू इज 3 बिकॉज़ ओरिजिन से हम कितना दूर हैं 3 है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 का स्क्वायर एंड एरिया इज व्हाट, एरिया भी हमारा 3 का स्क्वायर ही है बिकॉज़ एरिया इज साइड का स्क्वायर. बट फॉर दिस फेज, अब यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 का स्क्वायर बिकॉज़ फॉर दिस फेज इज एट द ओरिजिन, तो फॉर दिस फेज इलेक्ट्रिक फील्ड for this phase x की वैल्यू 0, when x is 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis is 0, तो इस फेज के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल रहा है x एक्सिस पे बिकॉज़ दैट इज 0 का स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल अकॉर्डिंग टू x, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल अकॉर्डिंग टू y एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल अकॉर्डिंग टू z. तो फॉर दिस फेज, इस फेज के लिए x की वैल्यू 3 है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 का स्क्वायर. फॉर दिस फेज इज एग्जैक्टली एट द ओरिजिन, सो फॉर दिस फेज इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट 0 का स्क्वायर बिकॉज़ x की वैल्यू इज 0 फॉर दिस फेज. नाउ अब along y, अब इस पे देख लो y के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरिएबल है 2y के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट 2 into व्हाट इज द y की वैल्यू फॉर दिस 3 बिकॉज़ हमारा ओरिजिन से कितना ऊपर है हम 3 मीटर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट 2 into 3 एंड एरिया तो अपना वही रहेगा 3 का स्क्वायर. नाउ फॉर दिस फेज, अब ये फेज एग्जैक्टली ओरिजिन पे है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस होगा वो क्या होगा 2 into 0 बिकॉज़ फॉर दिस फेज y is equal to 0 एंड एरिया अपना सेम रहेगा, एरिया इज व्हाट
3 का स्क्वायर। अब इन द सिमिलर वे में फॉर फिफ्थ एंड सिक्स्थ फेज, फिफ्थ और सिक्स्थ में भी उसके अकॉर्डिंग 3z के अकॉर्डिंग कुछ वेरी करेगा। तो अब देख लो फ्लक्स फॉर फर्स्ट एंड फ्लक्स फॉर थर्ड, ये मैं x के फ्लक्स देख रहा हूं। तो फॉर फर्स्ट फेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट, 3 3 are 9, 9 into 9 that is 81। फॉर द थर्ड फेज इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं यहाँ पे, 0 into 9 that is 0। तो अब यहाँ पे देखो जो x एक्सिस पे फ्लक्स आ रहा है, वी आर नॉट गेटिंग जीरो फ्लक्स फॉर x एक्सिस बिकॉज ये जो पॉजिटिव फ्लक्स था वो ज्यादा है, दैट इज 81, बट नेगेटिव फ्लक्स है ही नहीं। व्हाट फ्लक्स वी आर गेटिंग फॉर x एक्सिस, दैट इज 81। इन द सिमिलर वे फ्लक्स which is passing through the second phase and third phase for the second and fourth। so for the second electric field is what according to this 2 into y की वैल्यू 3, इस फेज के लिए y की वैल्यू 3 है, तो that's why electric field is what 2 into 3 and area is just 3 का square। so what flux you are getting 6 into 9 and for the fourth phase, अभी fourth phase के लिए electric field नहीं है तो 0 into 9। clear now फॉर फिफ्थ एंड सिक्स्थ, अब सिक्स्थ ये सिक्स जो बाहर आया हुआ है जो पॉजिटिव z एक्सिस में, तो फॉर द सिक्स्थ फेज, फॉर द सिक्स्थ एंड फॉर फिफ्थ एंड सिक्स्थ ले लो। तो फिफ्थ के लिए अब देखो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द फिफ्थ फेज। फिफ्थ फेज अगर मैं ओरिजिन पे कंसीडर करता हूं बिकॉज ये वाला फेज ओरिजिन पे, सिक्स्थ फेज बाहर आया हुआ है, तो फिफ्थ फेज इज एट द ओरिजिन। तो एट द ओरिजिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देगा, 0 बिकॉज 3z। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट 3 into 0 into area is 9, so we are getting 0। And for the sixth phase, अब sixth phase क्या होगा, 3 मीटर ऊपर आया रहेगा along z axis, that phase is outside the board। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 3 into z की वैल्यू जो 3 because this cube is of side length 3, तो कितना हो जाएगा 3 into 3 into 9, तो again you will get 81 and here it is 54 and 0। So we are getting positive flux for along for x axis, positive flux for y axis, positive flux for z axis। y पे फ्लक्स कितना आ गया हमारा 54 और z पे फ्लक्स कितना आ गया 81। तो फॉर x फ्लक्स इज 81, फॉर y फ्लक्स इज 54 एंड फॉर z फ्लक्स इज 81। इफ आई एडिंग ऑल दीस थ्री, तो अगर मैं ऐड करता हूं यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, सो टोटल फ्लक्स हमारा 0 हो रहा है क्या, टोटल फ्लक्स इज व्हाट 81 प्लस 54 प्लस 81। तो इसको ऐड करना कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो 216। तो यहां से Q निकाल सकते हो, Q क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू 5। तो यहां पे देखो फ्लक्स 0 नहीं, इसका मतलब कोई चार्ज अंदर है यहां पे इन दिस केस, because we are getting a net flux ना for this Q, it means some charge is situated inside this Q। इसके जो प्रीवियस केस थे, तो when ये याद रखना, if electric field is constant अंदर कोई चार्ज नहीं होता, net flux is always 0। and if electric field is variable, अगर electric field variable, here electric field is variable x square I k plus 2yj k plus 3z k। when electric field is variable it means there is a charge, there is some charge situated inside that Q। क्लियर, यहाँ पे कोई डाउट हो तो बोलो।